हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश स्पेशल का मुख्य परीक्षा के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं ये आपको किताबों में नहीं मिलते हैं और मतलब आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने रहते हैं। लेकिन आपको ये मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे और उसमें आप ये बहुत अच्छे से इनको किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से फ्लो चार्ट यूज़ करना है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। आगे इसकी मैं पूरी जानकारी दे दूँगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। देखिए फिर इस प्रकार से क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये जो है मध्य प्रदेश स्पेशल की 4 फाइलें हैं। इसमें मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक और मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति, ये 4 फाइल आपकी मध्य प्रदेश स्पेशल की रहेंगी। इसके अलावा टोटल जो एमपी के मेंस का पैकेज है उसमें 25 फाइल रहेंगी। प्रीलिम्स की जो पैकेज है उसमें 16 फाइल रहेंगी। सोल्ड पेपर की 8 फाइल रहेंगी और अगर आप 3 मार्कर लेते हैं तो 3 मार्कर की 12 फाइल रहेंगी। तो केवल अगर मेंस का ही देखा जाए तो मेंस की ही 45 फाइलें रहेंगी, प्लस प्री का अलग रहेगा। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पूरा पैकेज अगर लेंगे तो आपको जो है एवरेज में कम, हर फाइल का रेट जो है कम मिलेगा और अगर आप अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग चार्ज उसका हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजगौड़ वंश का मध्य प्रदेश में विस्तार समझाओ। राजगौड़ वंश आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में, तो ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार रहा मध्य प्रदेश में वो हमको देखना है। तो बताती हूँ मैं आप। अब राजगौड़ वंश मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ था वो हमें लिखना है। तो मध्य प्रदेश में राजगौड़ वंश काफ़ी प्रभावशाली रहा। इसकी राजधानी गढ़ा थी, आपने सुना होगा गढ़ मंडला, है ना। तो इसकी राजधानी गढ़ा थी। गढ़ा जबलपुर से 4 मील की दूरी पर स्थित एक अलग बस्ती थी। तो जो गढ़ा है वो जबलपुर से 4 मील दूर अगर जाते हैं हम तो वहाँ पे एक बस्ती थी। इसकी राजधानी पहले चौरगढ़ थी और फिर इसकी राजधानी मंडला रही। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह था, आपने इसका नाम सुना होगा। तो याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट बनता है कि राजगौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो संग्राम शाह था। संग्राम शाह को गौड़ साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि गौड़ साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो गौड़ साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है संग्राम शाह को। नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला इसी ने ही निर्मित करवाया था, मतलब इन्होंने ही नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला बनवाया था। 1541 ईस्वी में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र दलपत शाह ने 7 वर्ष तक राज्य किया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले संग्राम शाह, फिर उनके पुत्र कौन आए, दलपत शाह, उन्होंने 7 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद दलपत शाह की पत्नी वीरांगना दुर्गावती है। ये जो ऐसा नाम है जो हर किसी को, हर बच्चे को याद है, अगर वो जो भी जिन्होंने 10वीं 12वीं 8वीं अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। और ये जो मैंने मैप के थ्रू, आप अगर मैप बना देते हैं इस प्रकार से, टाइम नहीं जाता है, 1 मिनट भी नहीं जाता है पूरा, और आप अगर ये बना देते हैं तो जो एग्जामिनर रहता है उसको बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने कितना अच्छे से डायग्राम का यूज़ किया है। तो दलपत शाह की जो उनकी मृत्यु के बाद, जब दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी वीरांगना दुर्गावती ने 16 वर्ष का गौड़वाना शासन कुशलता से चलाया। अब आप यह बात ध्यान रखिएगा, आपको इससे पहले से नहीं पता होगा। गौड़ शासन में पहले कौन आए, संग्राम शाह आए, फिर कौन आए, दलपत शाह आए, फिर इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ कौन थी, वीरांगना दुर्गावती। इन्होंने 16 वर्ष में ही अपने शासन को कुशलता से संभाल लिया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने आसिफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। ये क्वेश्चन आता है कि गौड़ वंश का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था, तो वीरांगना दुर्गावती थी। याद रखिएगा, 1564 में अकबर ने इनके खिलाफ आक्रमण करने आसिफ खां को भेजा था। रानी दुर्गावती ने अकबर को कड़ी चुनौती देते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर भी अधिकार कर निमाड़ और खानदेश पर कब्जा किया था। तो याद रखिएगा, किसने भेजा था गोंडवाना पर आक्रमण करने, मुगलकालीन शासक अकबर ने भेजा था। किसको भेजा था, आसिफ खां को भेजा था। और रानी दुर्गावती ने इसका बहुत कड़ी चुनौती के साथ सामना किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई थी।
अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर निमाड़ और खानदेश पर भी कब्जा कर लिया। खानदेश किसको बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे तो मेरे को पता रहता है कि मेरे वीडियो रेगुलर कौन कौन देख रहा है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि खानदेश किसको बोला जाता है ना। मध्य प्रदेश में खानदेश अभी वर्तमान नाम क्या है। तो अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर निमाड़ और खानदेश पर कब्जा किया। बुंदेलखंड के राजाओं ने मुगलों के सामने घुटने टुकने टेकने के बजाय विद्रोह का बुगल फूंका और संघर्ष जारी रखा। बुंदेलखंड जो हमारा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, उसने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और विद्रोह का बिगुल फूंका था। महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जो छत्रसाल आए थे उन्होंने भी फिर इसमें बहुत सालों तक शासन किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रभावशाली क्षेत्रों और राजवंशों पर टिप्पणी लिखो। तो मध्य प्रदेश के प्रभावशाली क्षेत्र और राजवंश इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रतिहार वंश। याद रखिएगा, प्रतिहार वंश का जो शासन था वो ग्वालियर में रहा था। प्रतिहार जो राजा है वो ग्वालियर से संबंधित थे। 9वीं शताब्दी के मध्य में ग्वालियर का इलाका प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया था। भोज प्रतिहार की कीर्ति का उल्लेख 2 शिलालेख से भी मिलता है। तो पहला प्रभावशाली क्षेत्र कौन सा हो गया, प्रतिहार वंश। दूसरा है कच्छप घात वंश। तो कच्छप घात वंश कहाँ पे था, कच्छप घात वंश कहाँ पे था, ग्वालियर में था। तो इसके जो प्रथम राजकुमार थे वो लक्ष्मण थे। 1195 से 96 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ग्वालियर लोहांग देव के अधिकार में आ गया था। क्योंकि हमें ये थोड़ा थोड़ा हर वंश के बारे में लिखना है, तो इसलिए हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे तोमर वंश। तोमर वंश ग्वालियर का था। 14वीं शताब्दी के अंत में ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया था। उन्होंने लोधी सल्तनत के पतन तक अपना आधिपत्य बनाए रखा। इसके संस्थापक कौन थे तोमर वंश के, याद रखिएगा, तोमर वंश के संस्थापक थे वीर सिंह देव। इसका सबसे विख्यात राजा था मानसिंह। इन्हीं के समय संगीत की ग्वालियर शैली का जन्म हुआ था। मानसिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर लोधियों के कब्जे में आ गया था। मानसिंह की जब मृत्यु हुई थी, मानसिंह तोमर की, उसके बाद ग्वालियर लोधी जो वंश था दिल्ली सल्तनत का, उनके कब्जे में आ गया था। बाबरनामा में ग्वालियर का वर्णन है। देखिए ये मैप के थ्रू हम सबको बता सकते हैं कि कौन कौन सा वंश रहा था, तो मैम हम उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोमर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिहार है, तोमर वंश है, सिंधिया वंश है, कच्छप घात वंश है, बघेल वंश है। बुंदेल मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कौन सा क्षेत्र बिलोंग करता है, ये हमने इस मैप के थ्रू समझ लिया। अब पढ़ते हैं सिंधिया वंश। सिंधिया वंश ग्वालियर का था। तो 1730-31 में पेशवा ने मालवा का राजकाज होलकर तथा सिंधिया को सौंप दिया था। 1761 में पानीपत तृतीय युद्ध में पराजय के कारण मराठा सदी को भारी चोट पहुंची थी। तो 1730-31 में पेशवा ने क्या किया था, मालवा का राजकाज होलकर और सिंधिया को सौंप दिया। अब किसने, पेशवा ने। अब इसलिए क्या हुआ, मालवा पे होलकर का शासन हो गया और ग्वालियर में सिंधिया का हो गया। 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसकी पराजय हुई, जिसके कारण मराठा शक्ति को भारी चोट पहुंची। महाजी सिंधिया ने मराठा प्रभुत्व की पुनः से स्थापना की। उसी समय ग्वालियर का क्षेत्र भिंड मुरैना से उज्जैन तथा मंदसौर तक विस्तृत हो गया। मध्य भारत की 25 रियासतों और रजवाड़ों में ग्वालियर भी शामिल था। अब ये होलकर वंश जो मालवा का था, तो पेशवा ने 3 अक्टूबर 1730 को मलाव राव होलकर को मालवा प्रांत की सर्वोच्च कमान सौंप दी थी। कब सौंपी थी, पेशवा ने 3 अक्टूबर 1730 को। बाद में जब बाजीराव पेशवा ने मालवा प्रांत को सिंधिया, होलकर तथा 3 पवरों के बीच विभाजित किया। बाजीराव पेशवा ने उसके बाद क्या किया, मालवा को 3 भागों में बांट दिया था, मालवा, सिंधिया और होलकर। होलकर राजवंश इंदौर रियासत में 1948 तक सत्ता में बना रहा। ये देश की आज़ादी के बाद तक सत्ता में बना रहा। 1948 में मध्य भारत का ये राज्य बना और इंदौर रियासत का उसमें विलय हो गया। नेक्स्ट है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। इस पे अलग से भी टिप्पणी आ सकती है कि 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चंदेलों के अधिकार में रहा। 13वीं शताब्दी में बुंदेलों ने इसमें प्रवेश किया। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने और में राजदा इसकी नींव डाली। छत्रसाल बुंदेला ने बुंदेलखंड से मुगल अधीनता उतार फेंकी। 1803 में बसीन की संधि के बाद बुंदेलखंड की रियासतें तथा वर्तमान महाकौशल का सागर नर्मदा क्षेत्र अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। नेक्स्ट है फिर बघेलखंड क्षेत्र। तो 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के कुछ क्षेत्र बघेल राजपूतों के अधिकार में आ गए थे।
बघेल अपनी उत्पत्ति गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश से मानते थे। हमने ये किया है, पूरे मध्य प्रदेश में जो भी प्रभावी क्षेत्र थे उन सभी के बारे में कुछ कुछ लिख लिया है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने 1299 में कर्ण के शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण किया तथा उसके बाद कालिंजर आ गए। राजा बीर सिंह के समय में भी बघेल राज्य की सीमा का अधिकतम विस्तार हुआ। वह एक महान विजेता थे। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मंडला के गोंड राज्यों को पराजित किया था और रत्नपुर के कलचुरियों के साथ एक बड़ी राशि वसूल की थी। महाराजा रामचंद्र अकबर के समकालीन थे। बघेल राजवंश की राजधानी बाद में रीवा बनाई गई। 1948 तक इनका शासन चला। इसी शासनकाल में अनेक पराक्रमी, कला प्रेमी, साहित्यकार, शासक हुए। अप्रैल 1948 में रीवा राज्य, बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने कितनी सारी विरासतें पढ़ी, कितने सारे प्रभावी क्षेत्र पढ़े हैं मध्य प्रदेश के। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको केवल मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स में मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति है। इसका अगला क्वेश्चन भोपाल रियासत पर टिप्पणी लिखा था, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों ही अवेलेबल है और मेंस का पूरा पैकेज अवेलेबल है, प्रीलिम्स का पूरा पैकेज अवेलेबल है, सॉल्व पेपर 3 मार्कर हर चीज़। और इसके अलावा पुलिस के नोट्स भी बनाए जा रहे हैं, जो आपको शीघ्र उपलब्ध होंगे। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ, अब 1 दिसंबर से अनअकैडमी एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 500 फ्री लाइव क्लास हैं जो हर वीक आपको कराई जाएंगी। इसके बाद लाइव डाउट सेशन रहेगा, जिसमें आपको लाइव डाउट सेशन करवाया जाएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ये रहेगा MPSI, MP जल पर। इसके अलावा 20K प्लस आपको फ्री लाइव क्विज भी दिए जाएंगे। T20 सीरीज़ आपको 20 मिनट में करना है, सोमवार से शनिवार। हाँ, आपको ये करवाया जाएगा और 8 बजे से ये रहता है। तो आप इसको और भी बहुत कुछ आप अनअकैडमी में देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी रेफरल कोड डालकर, या आप मेरा एक रेफरल कोड डाल सकते हैं AKANKSH कैपिटल अक्षर में .GK, इसको फ्री प्रोडक्ट पर एक्सेस कर सकते हैं। फ़ी का सब्सक्रिप्शन है जो आप देख सकते हैं। ये फ़ी लेके आप इंडिया के टॉप एजुकेटर और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।